एक समय की बात है, शीला अपनी 3 साल की बेटी प्रिया के साथ शीतलपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। शीला सब्जी मंडी में काम करके अपने घर का गुजारा चलाया करती थी। थोड़े में भी गुजर बसर करके वो लोग खुश थे। जिस सब्जी मंडी में शीला काम किया करती थी, वहीं उसकी एक बहुत अच्छी सहेली मीना भी काम करती थी। मीना और शीला वैसे तो सहेलियां थी, परंतु उन दोनों में प्यार बिल्कुल बहनों जैसा था। वो अक्सर ही एक दूसरे के काम में मदद कराया करती थी और एक दूसरे की बीमार पड़ने पर दूसरे व्यक्ति का काम भी कर दिया करती थी। मीना की भी शीला की बेटी जितनी एक बेटी थी। इसी तरह समय गुजर रहा था। एक दिन अचानक जब शीला घर पर खाना बना रही होती है, तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द उठता है। अरे ना जाने क्या हो गया है, 1 महीने से ये सर दर्द रह रह कर उठ रहा है। लगता है अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा। इसके बाद शीला गांव के एक छोटे से डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर शीला की हालत को देखकर कहता है, देखो शीला, अगर मेरी मानो तुम एक बार शहर जाकर अपने सारे टेस्ट और चेकअप करा लो, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हारा केस ब्रेन ट्यूमर का है। पर मैं बिना टेस्ट के कुछ नहीं कह सकता, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम एक बार शहर चली जाओ और वहाँ अपने टेस्ट करवा लो। शीला ये सुनकर थोड़ी हैरान रह जाती है, परंतु उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसलिए वो खुद के मन को मनाकर 2 दिन के लिए शहर चली जाती है और अपने सारे टेस्ट करवा लेती है। जब वो टेस्ट डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर कहता है, तुम्हारी रिपोर्ट देखकर अब मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें सच में ब्रेन ट्यूमर है। मैं तुम्हारा इलाज तो जारी रख सकता हूँ, परंतु इस इलाज में बहुत पैसे लगेंगे और इतनी बड़ी बीमारी से किसी का वापस से नॉर्मल लाइफ में आना मुश्किल है। इसलिए अब फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। डॉक्टर की बात सुनकर शीला की दुनिया ही पलट जाती है। कहाँ उसने सपने देखे थे कि वो अपनी बेटी के साथ पूरी जिंदगी हंसी खुशी रहेगी, और कहाँ अब उसके पास कुछ समय भी नहीं बचा है। शीला डॉक्टर के पास से लौट ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे मीना मिल जाती है। क्या हुआ शीला, तो 2 दिन से मंडी नहीं आई, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? शीला डॉक्टर की बात सुनकर इतने सदमे में थी कि वो मीना की बात का जवाब ही नहीं दे पाती और घर आ जाती है। वो प्रिया को गले लगा लेती है और खूब रोती है। और फिर अगले दिन वो मीना को अपने घर पर बुलाती है। क्या हो गया शीला, तू ठीक तो है ना? तेरा ऐसा बर्ताव मुझे सही नहीं लग रहा। बहन, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और ये ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज होना मुश्किल है। मुझे मेरे जाने का कोई अफसोस नहीं है, परंतु मेरे जाने के बाद मेरी बेटी इस दुनिया में अकेली पड़ जाएगी। अगर तू मुझे बहन मानती है तो मेरे जाने के बाद कृपया करके मेरी बेटी को अपने साथ रख लेना और उसका ख्याल रखना। तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी का अपनी बेटी जैसा ख्याल रखूंगी। और फिर कुछ ही महीनों बाद शीला की मृत्यु हो जाती है। शीला की मृत्यु के बाद मीना प्रिया को अपने घर पर ले आती है। और फिर कुछ ही महीनों बाद मीना के पति की शहर में बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, इसलिए वो लोग शहर आ जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही होती है। मीना प्रिया को भी अपनी बेटी निशा की तरह प्यार करने लग जाती है। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है, परंतु ना जाने उनकी इन खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। मीना का पति जब काम से घर लौट रहा होता है तो वो एक हादसे का शिकार हो जाता है और इस हादसे में वो अपने प्राण गंवा देता है। जब मीना को इस बात का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों के लिए अपने आप को संभालती है और एक छोटे से मॉल में साफ सफाई का काम करने लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। मीना ने तय किया था कि वो कभी भी निशा या प्रिया को पता नहीं लगने देगी कि प्रिया की माँ कोई और थी। इसलिए वो ये राज अपने सीने में छुपा लेती है और दिन रात मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों को बड़ा करने लगती है। अरे क्या बात है, आज तुम दोनों बिना उठाए ही उठ गई और खुद से तैयार भी हो गई। माँ, अब से हम दोनों रोज ऐसे ही खुद से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये परिवर्तन की लहर अचानक से कैसे जाग गई? माँ, हम दोनों जानते हैं आप रोज कितनी मेहनत करती हो। हम नहीं चाहते कि हम दोनों की वजह से आपको कोई भी परेशानी हो, इसलिए अब से हम दोनों अपने काम खुद करेंगे।
हाँ माँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, हम दोनों अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हैं। मीना उन दोनों को गले लगा लेती है। भगवान करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुमने तो सुबह सुबह रुला दिया। अच्छा आओ, नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता कर लो। वो लोग नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी टीवी में न्यूज आती है कि किस तरह टीवी एक्ट्रेस वैशाली ने अपनी बेटी का बर्थडे मुंबई के सबसे बड़े होटल में सेलिब्रेट किया। जब निशा ये न्यूज देखती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, इतने सालों में आपने मुझे कभी बताया नहीं कि मेरा बर्थडे कब आता है। ना ही आपने मेरा या प्रिया का बर्थडे कभी मनाया। क्यों माँ? तुम्हारे पिता के जाने के बाद न ही मुझे इतना होश रहा और न ही मेरे पास इतने पैसे रहे कि तुम दोनों के खाने के अलावा कुछ और करती। ठीक है माँ, लेकिन अब तो हमारी हालत पहले से अच्छी है। प्लीज माँ, मैं चाहती हूँ आप मेरा बर्थडे मनाएं और मेरे बर्थडे पर सुंदर सा डॉल वाला केक लाएं। मुझे डॉल वाला केक बहुत प्यारा लगता है और मेरी सहेली के जन्मदिन पर भी उसकी मम्मी ने उसे डॉल वाला केक ही दिलाया था। चल ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, पर अभी तुम दोनों को देर हो रही है, जल्दी स्कूल जाओ। इसके बाद दोनों बहनें स्कूल के लिए निकल जाती है और मीना अपने काम पर चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन मीना सुबह सुबह प्रिया और निशा के कमरे में जाती है और उन दोनों को उठाती है और निशा को गले लगाते हुए कहती है, जन्मदिन मुबारक हो मेरी बच्ची। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तुझे लंबी उम्र दे। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है। अरे वाह, आज तो मेरा जन्मदिन है। वैसे आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? अगर बता देती तो सुबह सुबह तुझे ये सरप्राइज कैसे देती। इसके बाद मीना, निशा और प्रिया दोनों को गले लगा लेती है। माँ, अब जैसे कि आपने कहा था कि आप मुझे सुंदर सा डॉल वाला केक दिलाएंगी, तो आते हुए डॉल वाला केक लेते आना, भूलना मत। हाँ मेरी राजकुमारी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। इसके बाद नाश्ता करके मीना काम पर निकल जाती है। वो आज बिना रुके काम करती रहती है और जल्द ही सारा काम निपटा लेती है। चलो, आज काम जल्दी हो गया। अब मैं जल्दी से नदी पार करके दूसरे शहर जा सकती हूँ और वहाँ की बेकरी से निशा के लिए डॉल वाला केक ला सकती हूँ। आज मैं कितने सालों बाद अपनी बच्ची का बर्थडे मनाऊंगी। उनके चेहरे पर जो खुशी होगी उसे देखकर तो मेरे इतने दिनों की उदासी गायब ही हो जाएगी। इसके बाद मीना दूसरे शहर जाकर एक डॉल वाला केक ले आती है, परंतु जैसे ही वो नदी के इस पार आती है उसे एक सांप डस लेता है। सांप के डसने के कुछ ही क्षण बाद मीना वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पास से गुजर रही परी जब ये सब देखती है तो वो नीचे आती है। अरे, सांप के डसने से तो इस बेचारी औरत की मृत्यु हो गई। इसके हाथ में तो केक है, लगता है ये किसी का बर्थडे मनाने जा रही थी। इसके बाद वो परी मीना के माथे पर हाथ रखती है और मीना के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेती है। बेचारी अपनी बेटी का बर्थडे मनाने जा रही थी और मृत्यु का शिकार हो गई, परंतु कोई नहीं, इसकी बेटी का बर्थडे केक मैं लेकर चली जाती हूँ। इसके बाद वो परी मीना के घर पहुंच जाती है। जब प्रिया और निशा अपनी माँ की जगह पर एक परी के हाथ में डॉल वाला केक देखते हैं तो वो पूछते हैं, आप कौन है और आप ये डॉल वाला केक लेकर क्यों आई हैं? ये केक तो मेरी माँ लाने वाली थी। बच्चों, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, परंतु एक सांप के डसने की वजह से तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। मैं वहीं से गुजर रही थी, इसलिए मेरी नजर उन पर पड़ गई और क्योंकि मैं एक परी हूँ तो मैंने तुम्हारी माँ की सारी कहानी जान ली, इसलिए मैं ये केक लेकर यहाँ आई हूँ। परी की ये बात सुनकर दोनों बहनों को बहुत धक्का लगता है। भगवान इतना निर्दयी क्यों है? हमारे पास जीने की एक ही वजह थी, हमारी माँ। भगवान ने वो भी हमसे छीन ली। आखिर हम दोनों अब किसके सहारे जिएंगे? कृपया करके ये केक यहाँ से ले जाइए। मुझे ऐसा केक नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं ये केक लेकर वापस नहीं जा सकती, मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। अब इसका क्या करना है, इसका फैसला तुम दोनों करो। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। उस केक को देखकर निशा प्रिया से कहती है, प्रिया मेरे साथ चलो, ये केक उसी नदी में फेंक आते हैं जिसके पास हमारी माँ की मृत्यु हुई है। मैं इस केक को और देखना नहीं चाहती। इसके बाद निशा और प्रिया उस नदी के पास पहुंच जाते हैं और उस डॉल वाले केक को नदी के अंदर फेंक देते हैं। परंतु जैसे ही वो उस डॉल वाले केक को नदी के अंदर फेंकते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही विशाल जादुई डॉल के केक का पेड़ उग जाता है। ये देखकर दोनों बहनें हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हो जाती है।
मैं जानती थी कि तुम दोनों उस केक को यहाँ फेंकने जरूर आओगी, इसलिए मैंने उस केक के अंदर जादुई शक्तियाँ डाल दी थी, जिसकी वजह से ये जादुई डॉल का केक प्रकट हुआ है। पर तुमने ऐसा क्यों किया? देखो बच्चों, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, परंतु तुम पूरी जिंदगी इस दुख को लेकर नहीं बैठ सकती और अभी तुम्हारे पास जीवन जीने के लिए कोई साधन भी नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। इस जादुई डॉल के पेड़ के इस्तेमाल से तुम कुछ पैसे कमा सकती हो और हाँ, ये डॉल केक का पेड़ जादुई है, इसलिए ये केवल तुम दोनों को दिखेगा। अब तुम्हें क्या करना है इसका फैसला मैं तुम दोनों पर छोड़ती हूँ, बाकी मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस परी की बात बिल्कुल सही है, हमें जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पर ये डॉल केक का पेड़ हमारी सहायता कैसे करेगा? मुझे लगता है कि हमें एक बेकरी खोल लेनी चाहिए। वैसे भी पूरे शहर में एक भी बेकरी नहीं है और लोगों को केक लेने के लिए नदी पार करते हुए दूसरे शहर जाना पड़ता है। अगर हमारे ही शहर में एक बेकरी खुल जाए तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा और हमारी बेकरी भी चल जाएगी। इससे हम अपनी पढ़ाई भी जारी रख पाएंगे और गुजर बसर के लिए पैसे भी कमा पाएंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। इसके बाद दोनों बहनें अपने घर के पास में एक छोटी सी बेकरी खोल लेती हैं और वहाँ पर उस जादुई डॉल केक के पेड़ पर से केक लेकर अपनी बेकरी में रखने लग जाती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी बेकरी बहुत अच्छे से चल पड़ती है। बेटा, ये तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया कि इस शहर में एक बेकरी खोल ली। अब मुझे केक लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लोग अक्सर ही उन दोनों बहनों की तारीफ करते और उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह दोनों बहनें उस जादुई डॉल केक की मदद से हंसी खुशी रहने लग जाती है। खूबसूरत परियों की बारिश। एक समय की बात है, मेनपुर नाम के गाँव में मेघा और वर्षा नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। मेघा और वर्षा बहुत ही पक्की सहेलियां थी। वो साथ में स्कूल जाती थी, साथ में स्कूल से आती थी और अपने अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए भी साथ में ही जंगल जाती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों सहेलियां चारा लेने के लिए जंगल की तरफ आपस में बातें करती जा रही होती है। पता है मेघा, मैंने सुना है कि हमारे इंग्लिश टीचर का ट्रांसफर होने वाला है और उनकी जगह कोई दूसरी टीचर आने वाली है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमारी इंग्लिश की टीचर तो कितनी अच्छी है, हमें कितने अच्छे से पढ़ाती है और जब बच्चे पढ़ाई करके थक जाते हैं तो वो हमें कितने अलग अलग तरह के खेल भी खिलाती है। ना जाने अगली जो टीचर आएगी वो ऐसी होगी भी या नहीं। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। वैसे आज से मुझे थोड़ी ज्यादा घास लेकर जानी पड़ेगी क्योंकि मेरी गाय ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया है। अब मुझे उसके लिए भी रोज घास लेकर जाना पड़ेगा। मुझे काकी ने इसके बारे में बताया था। लो, बातें करते करते जंगल भी आ गया। चलो नरम नरम हरी घास काट लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों सहेलियां घास काटने लग जाती है कि तभी अचानक से मेघा की नजर आसमान पर जाती है और उसे आसमान से कुछ चीज नीचे आती हुई दिखाई देती है। वर्षा, ऊपर आसमान में देखो, ऐसा लग रहा है कि कुछ तेजी से नीचे आ रहा है। अरे ये तो परियां लग रही है और ये इतनी सारी परियां एक साथ ऐसे गिरते हुए नीचे क्यों आ रही है? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे परियों की बारिश हो रही है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इन्हें देखकर लग रहा है कि ये सब बेहोश हैं। हमें इन्हें बचाना होगा। मेघा और वर्षा उन परियों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वो परियां आसमान से तेजी से नीचे आती है और झील में गिर जाती है। मेघा और वर्षा झील में डुबकी लगाती हैं और चारों परियों को बाहर ले आती है। ये सब तो बेहोश हैं। हमें इन्हें घर ले जाना होगा और इनकी चोट पर मलहम लगाना होगा ताकि ये ठीक हो सके। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके बाद दोनों सहेलियां किसी तरह उन चारों परियों को अपने घर ले आती है और उनकी मरहम पट्टी करने लगती है। वो दिन तो इसी तरह गुजर जाता है। फिर अगले दिन उन चारों परियों को होश आता है। अपने आप को झोपड़ी में देखकर वो चारों परियां हैरान रह जाती है। ये कौन सी जगह है? हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो आसमान में उड़ रहे थे, फिर हम चारों यहाँ कैसे पहुँचे? तभी वर्षा और मेघा वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ आप लोगों को होश आ गया। कल जब हम दोनों जंगल में थे तब हमने आप चारों को आसमान में से नीचे गिरते हुए देखा। आप सभी झील में गिर के बेहोश हो गई थी, इसलिए हम आप चारों को यहाँ ले आए। हाँ, मेघा बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? आप आसमान से नीचे कैसे आ गयी?
तभी हरी परी कहती है, अच्छा याद आया, हम चारों परियां एक बादल पर बैठकर आसमान की सैर कर रही थी। तभी एक बिजली उस बादल पर आ गिरी और उस बिजली की वजह से हम चारों बेहोश हो गए। और उसके बाद की कहानी तो तुम लोग जानते ही हो। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। हमें तो देखकर लगा जैसे कि आसमान से खूबसूरत परियों की बारिश हो रही हो। थोड़ी देर बातें करने के बाद उन सभी परियों को एहसास होता है कि उनकी जादुई छड़ियां उनके पास नहीं है। ये देखकर वो चारों परियां चिंता में पड़ जाती है और फिर कहती है, हमारी छड़ियाँ कहाँ है? हम में से किसी के पास भी हमारी छड़ी नहीं है। हम अपनी छड़ियों के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमें हमारी छड़ियाँ चाहिए। लगता है जब आप चारों झील में गिरी थी तभी आपकी छड़ियां भी झील में गिर गई होगी। तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारी छड़ियां हमारे लिए सब कुछ है। अगर वो हमें नहीं मिली तो हम परीलोक कभी वापस नहीं जा पाएंगे और पृथ्वीलोक पर ही फंस जाएंगे। कृपया करके उस झील में से हमारी छड़ियां ढूंढ कर ले आओ। हम सब तुम्हारे एहसानमंद होंगे। ठीक है। इसके बाद मेघा और वर्षा उस झील के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो चारों परियां गिरी थी। वर्षा और मेघा झील के अंदर जाकर काफी देर तक खोज करती हैं, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए वो निराश होकर वापस घर आ जाती हैं। हमें माफ करिएगा, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें कोई छड़ी नहीं मिली। ये सुनकर सभी परियां चिंता में पड़ जाती है। तभी एक परी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। तभी मेघा कहती है, अरे, मैं तो आप लोगों से खाने के बारे में पूछना ही भूल गई थी। आप लोग यहीं रुकिए, मैं और वर्षा आप लोगों के लिए खाना लेकर आते हैं। ऐसा कहकर मेघा और वर्षा वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर में उन चारों परियों के लिए खाना लेकर आते हैं। चारों परियां जैसी ही खाने का एक निवाला लेती है वो उल्टी कर देती है। उनसे वो खाना नहीं पचता। तभी पीली परी कहती है, वर्षा, मेघा, तुमने हमें खाना देने के बारे में सोचा, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमसे ये पृथ्वीलोक का खाना हजम होगा। हमें परीलोक के खाने की आदत है, इसलिए ये खाना हमारे लिए बेकार है। अब तो हमें किसी भी तरह हमारी जादुई छड़ी ढूंढनी ही होगी। अगर हमें छड़ी नहीं मिली तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे और हमें तो पृथ्वी का खाना भी हजम नहीं होता। इस तरह तो कुछ ही दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी। परियां आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने और इधर उधर भागने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर परियां चौंक जाती है और मेघा से पूछती है, ये आवाज किस तरह की है? बाहर क्या चल रहा है? हमारे गांव में हर महीने एक चुड़ैल आती है और गांव में से किसी एक के घर में से एक इंसान को उठा कर ले जाती है और हर महीने ऐसा ही होता है। आज महीने का वो दिन है, इसलिए आपको बाहर से इतनी आवाज सुनाई दे रही है। वर्षा जो कि बाहर गई थी वो भागते हुए अंदर आती है और कहती है, मेघा, वो चुड़ैल पहले की तरह नहीं रही। अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उसके पास एक बहुत ही बड़ी जादुई छड़ी आ गई है और उस जादुई छड़ी की मदद से वो पूरे गांव को नुकसान पहुंचा रही है। जादुई छड़ी का नाम सुनकर चारों परियां खड़ी हो जाती है। ये जरूर हमारी ही जादुई छड़ी होगी। पर उस चुड़ैल के पास तो केवल एक ही जादुई छड़ी है और वो भी बहुत बड़ी। वो इसलिए क्योंकि उस चुड़ैल ने हम चारों की छड़ियों को मिलाकर उन्हें एक कर लिया है। हमें किसी भी तरह उस चुड़ैल से उस जादुई छड़ी को छीनना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल सब कुछ बर्बाद कर देगी। लेकिन आप लोगों के पास तो आपकी जादुई छड़ियां हैं नहीं, तो फिर आप लोग उस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? ऐसे हम उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। हमें एक योजना की जरूरत है। किस तरह की योजना? ये तो हम सब जानते हैं कि सभी चुड़ैल आग से डरती है। अगर हम उस चुड़ैल पर आग से हमला करें तो थोड़ी देर के लिए वो कमजोर हो जाएगी और इतनी देर में हम अपनी जादुई छड़ियां वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सामने से हमला करेंगे तो चुड़ैल जादुई छड़ी से हमारे हमले को असफल कर देगी। इसलिए हमें दो भागों में बंटना होगा। एक भाग चुड़ैल के सामने रहकर उसे भटकाएगा और दूसरा भाग चुड़ैल के पीछे से आग के गोले को फेंक कर थोड़ी देर के लिए चुड़ैल को कमजोर कर देगा। सभी को गुलाबी परी की योजना बहुत पसंद आती है और फिर हरी और नीली परी मेघा के साथ चुड़ैल के सामने चली जाती है। चुड़ैल परियों को देखकर उन पर हमला करना शुरू कर देती है। किसी तरह नीली और हरी परी अपने आप को पत्थर और घरों के पीछे छुपाकर बचाने लगती है, जिसमें मेघा उनकी सहायता करती है। और दूसरी तरफ पीली और गुलाबी परी
वर्षा के साथ मिलकर आग के गोले को तैयार करती है। फिर जैसे ही पीली और गुलाबी परी को लगता है कि चुड़ैल का ध्यान पूरी तरीके से भटका हुआ है, वो आग के ढेर सारे गोले चुड़ैल के ऊपर फेंक देती हैं, जिससे चुड़ैल थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाती है। इतनी देर में चारों परियां उस बड़ी सी जादुई छड़ी के पास आती है और मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ते ही वो बड़ी सी जादुई छड़ी 4 छोटी छोटी छड़ियों में बदल जाती है और चारों परियां अपनी छड़ियां अपने हाथों में ले लेती है। बहुत हो गया दुष्ट चुड़ैल, तूने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा लिया, लेकिन अब तेरा अंत नजदीक है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर वो चुड़ैल उन चारों परियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, परंतु चारों परियां अपनी जादुई छड़ियों की मदद से उस चुड़ैल का खात्मा कर देती है और उस गांव पर से चुड़ैल का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानती आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। सभी गांव वाले इस चुड़ैल से परेशान थे, लेकिन अब इस चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया है। अब ये गांव हंसी खुशी रह पाएगा। वर्षा बिल्कुल सही कह रही है। आपने इस चुड़ैल का आतंक खत्म करके इस गांव में अमन का माहौल बना दिया है। शुक्रिया तो हमें तुम दोनों का करना चाहिए। अगर तुम दोनों हमारा साथ नहीं देती, हमारी जान नहीं बचाती, तो शायद हम ये सब कभी नहीं कर पाते। हाँ, अगर तुमने सचमुच हमें परियों की बारिश समझकर ऐसे ही छोड़ दिया होता तो हम लोग कब का नीचे से ऊपर पहुँच जाते। हरी परी की ये बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। इसके बाद गुलाबी और पीली परी अपने गले में से एक एक नेकलेस निकालकर वर्षा और मेघा के गले में डाल देती हैं और इसके बाद गुलाबी परी उन दोनों से कहती है, अब जब भी तुम्हें परियों की बारिश देखनी हो, मेरा मतलब है हमारी जरूरत हो, तो इन नेकलेस पर हाथ रखकर हमें याद कर लेना। हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो चारों परियां सभी से विदा लेकर वापस परीलोक चली जाती है और यहाँ वर्षा और मेघा के गांव में उस चुड़ैल के जाने के बाद से शांति बन जाती है और सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। जादुई 3 गाउन की नदी। एक समय की बात है, सरिता अपनी 3 बेटियों रश्मि, नेहा और पूनम के साथ ही रहा करती थी। सरिता का पति उसके साथ नहीं रहता था, क्योंकि जब सरिता की तीनों बेटियां बहुत छोटी थी, तभी सरिता के गांव में एक साधु बाबा आया था और उस साधु के शरण में ही सरिता का पति साधु बन गया था और उन्हीं के साथ संन्यास लेकर चला गया था। उस दिन के बाद से सरिता ही अपनी तीनों बच्चियों का पालन पोषण कर रही थी। उन तीनों में सबसे बड़ी रश्मि थी और सरिता के काम पर जाने पर वही घर का और अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखती थी। ऐसी ही एक दिन पूनम और नेहा पार्क में खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर टीना और सिम्मी आ जाती है। टीना, तुम जानती हो कुछ दिनों बाद इन दोनों जुड़वा बहनों का बर्थडे है, लेकिन अभी तक इनके लिए नए कपड़े नहीं आए और न ही कभी आएंगे, क्योंकि ये लोग कभी अपना बर्थडे मना ही नहीं पाते। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैंने तो ये तक सुना है कि इनके बर्थडे पर तो केक भी नहीं आता। ये लोग तो बस हलवा काट कर ही अपना जन्मदिन मनाते हैं। पता नहीं ये लोग ऐसे कैसे जी रहे हैं। सिम्मी, इसे जिंदगी जीना नहीं बल्कि काटना कहते हैं। ये लोग तो धरती पर बोझ हैं। असली जिंदगी तो हम अमीर लोग जीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और बहुत ही मजेदार पार्टियां भी करते हैं, और वहीं ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीते हैं। बहुत हो गया है तुम लोगों का, हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम वो बोलती जाओगी। मेरा मुंह है, मैं तो बोलूंगी, और वैसे भी सच कड़वा ही होता है। इतना ही सच बोलने का शौक है तो कहीं और जाकर बोलो, यहाँ हमारा सर खाने की जरूरत नहीं है। रहने दो टीना, लगता है ये दोनों अपनी सच्चाई जानकर चिढ़ गई है, तभी ऐसे रिएक्ट कर रही है। ऐसा कहकर सिम्मी और टीना जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये सब सुनकर पूनम और नेहा को बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए वो टीना और सिम्मी की पिटाई कर देती है और फिर भागकर घर आ जाती है और घर आकर सारी बात रश्मि को बताती है। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? तुम दोनों जानती हो ना कि टीना और सिमी हमारी मकान मालकिन की बेटियां हैं। मैं जानती हूँ दीदी, पर वो दोनों बहुत ज्यादा बोल रही थी। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, वो दोनों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी।
इसलिए हमसे सहा नहीं गया। लेकिन तुम दोनों ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। 2 महीने से हमारा घर का किराया नहीं गया है, फिर भी मकान मालकिन शांत थी, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद वो शांत नहीं बैठेंगी। दीदी, हमें माँ को बता देना चाहिए। नहीं, अभी माँ थक कर काम से आई है, वो सो रही है। जब वो उठेंगी तब उनसे बात करेंगे। रश्मि इतना कह ही रही होती है कि तभी मकान मालकिन गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ आ जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? तुम दोनों जानती भी हो उन दोनों को कितनी चोटें आई है। मुझे उन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए मालकिन, जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन हम लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं और ये दोनों भी टीना और सिम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अब मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों पर बहुत तरस खा लिया, लेकिन लगता है वो मेरी गलती थी। मकान मालकिन इतनी तेज आवाज में बात कर रही होती है कि सरिता की आंख खुल जाती है और वो बाहर आती है। सब कुछ जानने के बाद सरिता मकान मालकिन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, आप चिंता मत कीजिए। मुझे कल मेरी तनख्वाह मिलने वाली है, मैं आपका किराया जरूर चुका दूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। शाम से पहले पहले अपना बोरे बिस्तर बांधो और निकलो, नहीं तो तुम लोग मुझे जानते हो, मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी। सरिता जानती थी कि मकान मालकिन कैसी है, इसलिए वो शाम से पहले ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपनी बेटियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। हे भगवान, अब हम जाए तो जाए कहाँ? अपनी तीनों बच्चियों को लेकर मैं ऐसे सड़क पर तो नहीं घूम सकती। सरिता ये सब कुछ मन में सोचकर सड़क पर बेसुध चल रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। तीनों बहनें ये सब देखकर हैरान रह जाती है और भागकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ को क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो, इनके सर से तो बहुत खून बह रहा है। हमें माँ को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर चलना होगा। वो लोग सरिता को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में ही सरिता की मृत्यु हो जाती है। माँ, पहले से ही हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियाँ और इतना दुख है, और उसके बाद आप भी हमें छोड़कर चली गयी। आप बताइए, हम लोग आपके बिना कैसे जी पाएंगे? माँ, दीदी, ये सब हमारी गलती है। ना हमने टीना और सिम्मी को मारा होता, ना ही मकान मालकिन हमें घर से निकालती, और ना ही आज ये सब होता। जो भी हुआ उसके लिए तुम दोनों अपने आप को दोष मत दो। हम गरीबों की तो किस्मत ही ऐसी होती है। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। उन लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो लोग एक छोटे से जंगल में चले जाते हैं और वहाँ की लकड़ियों से किसी तरह जोड़ जोड़ के एक झोपड़ी बना लेते हैं। क्योंकि रश्मि सबसे बड़ी थी, इसलिए उसे अपने दोनों बहनों का ख्याल रखना था, इसलिए वो घर से काम की तलाश में निकल जाती है। कई दिन तो वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर एक दिन उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान पर साफ सफाई का काम मिल जाता है और वो वहीं काम करने लग जाती है। रश्मि बहुत ही लगन से काम करती है और उसका काम देखकर उसकी मालकिन बीना बहुत खुश होती है। सच में रश्मि, तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। मैंने जो पहले साफ सफाई वाली रखी थी वो ढंग से काम नहीं करती थी, कभी इधर धूल रह जाती तो कभी उधर धूल रह जाती थी, और वो अपने काम के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती थी। पर तुम तो पूरी दुकान को एकदम चकाचक रखती हो और साथ ही साथ कपड़े को उसकी सही जगह पर रखना, कस्टमर का ध्यान रखना और बाकी काम भी कर लेती हो। सच में मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, इसलिए आज मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। अपनी मालकिन की बात सुनकर रश्मि बहुत खुश होती है, परंतु ये सब सिम्मी और टीना देख रही होती है, क्योंकि सिम्मी और टीना भी उसी दुकान पर शॉपिंग कर रही होती है। ये तो पूनम और नेहा की बड़ी बहन है। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही है। इसकी छोटी बहनों ने हमें बहुत परेशान किया है, उसका बदला अब हम इससे ले लेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? सिंपल है, हम इस दुकान से ये सारे कपड़े लेकर चले जाएंगे और जब यहाँ की मालकिन हमसे पूछेगी तो हम कह देंगे कि हमने कपड़ों के पैसे इसे दे दिए हैं। क्या बात है, तेरा प्लान तो बहुत ही मस्त लग रहा है। इसके बाद सिम्मी और टीना बहुत सारी शॉपिंग करती है और दुकान से निकलने लगती है। तभी दुकान की मालकिन उन दोनों को रोक लेती है और पूछती है, आप लोगों ने पैसे पे नहीं किए? एक्सक्यूज मी, हम पैसे पहले पे कर चुके हैं। आपकी जो स्टाफ वहाँ खड़ी है, हमने उसे पैसे दे दिए थे।
अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी तो वो जा चुकी है। कल मैं उससे पैसे ले लूंगी। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। फिर दोनों बहनें वहाँ से हंसती हुई निकल जाती है। अगले दिन जब रश्मि काम पर आती है तो बीना उसके पास आती है और कहती है, रश्मि, कल जो उन दोनों कस्टमर ने पैसे दिए थे, लाओ वो मुझे दे दो। पैसे? कौन से पैसे मालकिन? मुझे तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। झूठ बोलना बंद करो रश्मि, कोई भी कस्टमर हमसे झूठ नहीं बोलता। और वो दोनों तो हमारे परमानेंट कस्टमर है और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेंगी। जल्दी बताओ मेरे पैसे कहाँ है? बीना सवाल पर सवाल करती रहती है पर रश्मि के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर बीना गुस्से में आकर कहती है, ठीक है, अब बहुत हो गया है। मैं बहुत सुन चुकी हूँ तुम्हारी झूठ। मुझे कल के कल मेरे 50,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हें और तुम्हारी दोनों बहनों को जेल में डलवा दूंगी। अब निकल जाओ यहाँ से और कल पैसे लेकर आना। बेचारी रश्मि बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता आखिर वो क्या करे। वो दुकान से निकल जाती है और चलते चलते उसे होश ही नहीं रहता कि वो घर की जगह कहाँ पहुँच गई है। जब वो देखती है तो वो किसी जंगल में पहुँच गई होती है जहाँ 3 अलग अलग गाउन होते हैं और उन गाउन में से नदी निकल रही होती है। ये सब नजारा देखकर रश्मि हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? यहाँ तो सोने का और चांदी का गाउन है और उनके साथ में एक पुराना सा गाउन भी है और इन सभी गाउन में से एक नदी बह रही है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। रश्मि ये सब सोच रही होती है तभी वहाँ पर 3 नन्ही परियां प्रकट हो जाती है और रश्मि से कहती है, रश्मि, क्या तुम इन गाउन और उनकी नदी को देख सकती हो? हाँ, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर ये सब है क्या? अगर तुम्हें ये सब दिखाई दे रहे हैं तो जरूर कोई खास वजह होगी। रश्मि, यहाँ पर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो जादुई गाउन और उनकी नदी है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोने चांदी के गाउन के साथ ये पुराना गाउन क्यों रखा है? रश्मि, तुम्हें इन तीनों में से किसी एक गाउन की नदी में डुबकी लगानी होगी। अगर तुम सोने के गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम बहुत ही अमीर बन जाओगी। तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। और अगर तुम चांदी के गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम बहुत ही फेमस हो जाओगी। तुम्हारे पास बहुत सारा फेम आ जाएगा। और ये तीसरा गाउन, इससे क्या होगा? अगर तुम तीसरे गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम हमारी मदद कर पाओगी। हम लोग यहाँ पृथ्वीलोक पर फंस चुके हैं। अगर तुम इस नदी में डुबकी लगा लेती हो तो पृथ्वीलोक से परीलोक तक एक बादलों की सीढ़ी बन जाएगी और फिर वापस हम परीलोक जा पाएंगे। अब बताओ कौन सी नदी में डुबकी लगाना चाहती हो? रश्मि थोड़ी देर सोचती है और फिर बिना कुछ कहे ही तीसरी जादुई गाउन की नदी में डुबकी लगा लेती है। रश्मि के उस नदी में डुबकी लगाते ही वहाँ पर सच में बादलों की सीढ़ियाँ बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। अब हम लोग अपने अपने घर जा पाएंगे। तुमने हमारी मदद की है, इसलिए अब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब तुम ये तीनों गाउन रख सकती हो। ये तीनों गाउन तुम्हें वो सब कुछ देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। ऐसा कहकर वो तीनों परी वहाँ से परीलोक चली जाती है और रश्मि उन तीनों गाउन को लेकर घर आ जाती है। उन तीनों गाउन की मदद से रश्मि को पैसा, धन दौलत, रुतबा सब मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। इसके बाद रश्मि गाउन की मदद से 50,000 रुपए इकट्ठा करती है और उस दुकान की मालकिन को दे देती है और अब तीनों बहनें एक शानदार जीवन जीने लगती है और अपने जीवन को बेहतर करने के साथ साथ वो कई गरीब बच्चों और लोगों की भी मदद करने लगती है और हंसी खुशी रहने लग जाती है।